हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामसर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप करवा दिए हैं, जिसमें कि मैं आपको इस समय पर पढ़ा रहा था हमारे मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में पहली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था मौलिक अधिकार का पार्ट 1। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ मौलिक अधिकार का पार्ट 2, जिसमें कि हम बचे हुए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने तो आपको मौलिक अधिकार पिछली वीडियो में पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आज बचे हुए जो हमारे 4 मौलिक अधिकार रह गए थे, 2 से 3, 4, 5, 6, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करवाऊंगा। तो तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और आई होप आपने वो पिछली वीडियो काफ़ी ध्यान से देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को समझने के लिए पिछली वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला यानी कि तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि के बारे में बताया गया अनुच्छेद 23 और 24 के मध्य बताया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 क्या कहता है आपका। अनुच्छेद 23 आपका कहता है मानव व्यापार, बाधा श्रम, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रकार का मानव का व्यापार यानी कि लोगों का कमर्शियल ट्रेड यानी कि लोगों को बेच सकते। जैसे पहले होता था कि लोगों को बेच दिया जाता था, उस टाइप से आप लोगों को बेच सकते। बाला शरम, बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते। और बंधुआ मजदूरी, किसी से बंधुआ मजदूरी, आप जैसे जानते थे किसी को थोड़ा बहुत डेप्ट, माना है कि पहले के जो साहूकार क्या करते थे, किसी माने कोई बेचारा कोई मजदूर है, कोई किसान है, उसको क्या करते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, फिर उसको कर्ज के बोझ में इतना दबा दिया कि वो उनके ही अंडर में रह करके मजदूरी करने के लिए विवश हो जाया करता था, या कि जिससे कि उसका ब्याज ही नहीं चुका पाता, जिससे कि हम क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूरी, कि वो उन्हीं के अंडर में रहकर काम करने के लिए मजबूर हो जाया करता था। और जिससे कि उसके जो कर्ज है उसकी पूर्ति के लिए वो उससे मजदूरी करवाया करते थे बिना कुछ वेतन दिए। उसको हम बोलते थे बंधुआ मजदूरी, इसमें किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी जितना भी शोषण हो रहा है ये हमारा मौलिक अधिकार उससे संबंधित है। फिर दोस्तों, आपका अगला आता है अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है, आपका कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक। हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे, आप उनसे किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्क यानी श्रम कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत जो हमको बताया गया है। ठीक है, फिर आपका अगला मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हमको वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के मध्य तक। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है आपका। अनुच्छेद 25 दोस्तों कहता है कि व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की क्या होगा, हमें राइट है कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं। उसका आचरण मीन्स उस धर्म की जितने भी कुछ कर्मकांड जैसे कि पूजा अर्चना करना, हाथ जोड़ना वगैरह, जितने भी उसके आचरण होते हैं, हम उसको भी फॉलो, वो व्यक्ति उसके उस धर्म के अनुसार उनको आचरण को फॉलो कर सकता है और अपने उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, हम हर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता है। तो ये सब किसके तहत मिल रखी है, ये सब हमको जो मिल रखी है राइट, ये हमको अनुच्छेद 25 के तहत मिल रहा है कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं, उसके आचरण को फॉलो कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। फिर दोस्तों, आपका अगला आता है अनुच्छेद 26, जिसमें बताया गया है कि आपका धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म का मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस बात का राइट हमको, यानी इस बात की हमको स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दी गई। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसका मैनेजमेंट हम खुद ही करते हैं ना। मैनेजमेंट जैसे कि हमें किस टाइप से पूजा करनी है, क्या क्या हमारे रीति रिवाज होंगे, उस धर्म के क्या क्या रीति रिवाज होंगे, उसको कोई सरकार नहीं करती उसको डिसाइड। उसको कहीं ना कहीं हम ही, यानी कि जिस धर्म के अनुयायी हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, वही उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। फिर दोस्तों, आप देखिए अनुच्छेद 27 आपका कहता है धार्मिक कार्यों को संबोधित करने के बारे में स्वतंत्रता। हम जितने भी हमारे धार्मिक कार्य हो रहे हैं हम उनको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ माना कोई धार्मिक उपदेश कहीं पे दिए जा रहे हैं, तो ये हमारा भी राइट है कि हम जा करके अपने धार्मिक उपदेश वगैरह, या हम कहें कि हम किसी भी धर्म को, अपने धर्म को किसी माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें।
तो धार्मिक कार्यों को संबोधित करने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में दी गई है। देखिए अनुच्छेद 28 आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 28 आपका कहता है धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आपको धार्मिक शिक्षा, धर्म से रिलेटेड जितने भी कोई शिक्षा वगैरह दी जा रही है, अगर आपको जो आपका धर्म है आप उससे रिलेटेड आपको कोई ज्ञान दिया जा रहा है, उसकी उपासना में उपस्थित होने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आपको सरकार कभी नहीं रोकेगी कि आप जागरण में मत जाइए या फिर मुहर्रम के जुलूस में मत जाइए। ठीक है, तो आपको पूरा राइट है कि आप अपने धर्म से रिलेटेड जितने भी उसकी शिक्षा हो रही है या उसकी उपासना के लिए कुछ भी अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो आप उसमें जाने के लिए स्वतंत्र है। किसके तहत? अनुच्छेद 28 के तहत हमको ये स्वतंत्रता या हमको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद, फिर आपका अगला आता है आपका पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के मध्य बताए गए। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में कुछ अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, जैसे कि इसमें कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, कुछ जैन, बौद्ध धर्म यानी जिनकी संख्या कम है उनको हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों के लिए। जिससे कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हमारे संविधान में कुछ अधिकार बनाए गए हैं जिससे कि उन पर बहुसंख्यक वर्ग उनके अधिकारों पर हावी न हो जाए या उनके अधिकारों को किसी तरीके से हनन करने की कोशिश ना करे। इसलिए हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए है, जो कहता है अल्पसंख्यकों के हितों, भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत हम अल्पसंख्यकों के जो हित हैं, ठीक है, उनके भी अगर कोई धर्म वगैरह है, जो भी उनकी भाषा है, किसी भी धर्म की, जैसे पंजाबी है, पंजाबी जैसे सिख लोग पंजाबी को फॉलो करते हैं, मुस्लिम उर्दू वगैरह को, उनकी लिपि, संस्कृति, उनका भी संरक्षण करना अनिवार्य है किसी तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भी जो राइट है, उनकी जो हित है, उनकी भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति का संरक्षण करना अनिवार्य है अनुच्छेद 29 के तहत। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 30, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं अल्पसंख्यकों को भी अपनी शिक्षा संस्थान ओपन करने का अधिकार है। जैसे कि आप देखते हैं जैसे कि कुछ हर धर्म के कुछ अपने शिक्षा संस्थान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं? मदरसे होते हैं, उस टाइप से ना, उस टाइप जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपने शिक्षा संस्थान ओपन करने यानी कि स्थापना करने और उनका मैनेजमेंट खुद करने का अधिकार है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था ना कि हमें धार्मिक प्रबंधन का अधिकार हमें दिया गया है कि हम अपने जो हमारा धर्म है उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सेम कोई कंडीशन कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उनका मैनेजमेंट वो कैसे करेंगे, ये अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। फिर आपका अगला मौलिक अधिकार है और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, जिसके अभी जिक्र है अनुच्छेद 32 के बारे में कि संवैधानिक उपचार, जैसे कि आपको पता चलता होगा शब्द सुनने से, संवैधानिक उपचार अगर हमारे संविधान यानी कि हमारे मौलिक अधिकार का किसी भी तरीके से हनन हो रहा है तो हम संविधान उपचारों के माध्यम से यानी अनुच्छेद 32 के माध्यम से अपने उन हनन को के खिलाफ आवाज या हम कहें कुछ केस वगैरह या हम कुछ कहें कि कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले से बताया गया किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था कि आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत अगर आपको अनुच्छेद 32 अगर आपको ये लग रहा है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको संविधान ने पावर दी है, संविधान ने आपको शक्ति दी है कि आप उस कंडीशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके संविधान का अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। यानी कि संवैधानिक उपचारों के का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। या फिर अगर कभी पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगला देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपके उस मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए यानी कि उसके बचाव के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। रिट क्या होती है हम इसको आगे कभी डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए रिट जैसे कि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, फिलहाल इसके जो कुछ मेन पॉइंट है वो आपको मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बाकी जब कभी रिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए
पहली डेट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसके तहत क्या है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि बंदी से आपको आ रहा है समझ में, यानी कोई कैदी। अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो ये क्या है, उसका राइट है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस मुजरिम को या फिर उस कैदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष के समक्ष पेश करना होता है, ठीक है ना, जैसे कि बंदी, क्योंकि वो भी उसका राइट है। अगर आप 24 घंटे ज्यादा पुलिस अगर उसको पुलिस हिरासत में या फिर जेल में अगर रख रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उस बंदी के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, जो कि उसका मौलिक अधिकार क्या है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना है, ठीक है। ठीक है, फिर जैसे कि अगला फिर जो रिट आता है वो आता है आपका परमादेश, यानी परमादेश का इससे मतलब क्या होता है आपका सरकारी अधिकारियों को आदेश कर्तव्य पालन के लिए कह दिए रिट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको संविधान के तहत मौलिक अधिकार है तो आप कुछ भी करते रहे। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा आपको ये परमादेश दिया जाएगा कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो अपने आदेश को अपने जो उनके जो आदेश दिए गए उनका और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, ठीक है। इसका मतलब यानी क्या, अगर आपको मौलिक अधिकार है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहें। अगर आप किसी सरकारी पद पे हैं तो आपको उस पद के तहत उस पद की गरिमा का उस पद के कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। फिर आपका अगला आता है आपका पदच्छेद। देखिए पदच्छेद से संबंधित यह है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है, किसके संबंध में, कार्य क्षेत्र से बाहर होने के संबंध में। अगर कोई कार्य माना अगर कोई कार्य अगर निचले यानी कि लोअर कोर्ट की क्षेत्र से बाहर है तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है कि ये कार्य आपके क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आप इस कार्य को मुझे हस्तांतरित यानी कि मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट किसको करता है, आदेश जारी करता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट किसको जारी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या फिर है ना, तो इस टाइप से। तो इसके तहत पदच्छेद के तहत ये है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है। अगर कोई कार्य उसके किसी निचले न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऊपरी न्यायालय सीधे अपने पास हस्तांतरित या ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर चौथा रेट आता है आपका उत्प्रेषण, ठीक है। इसके देखिए तीसरा और चौथा सेम टू सेम है, ठीक है, लगभग। देखिए उत्प्रेषण में क्या है, लंबित मुकदमे को निचले न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में हस्तांतरित, सेम कंडीशन। अगर कोई लंबित मुद्दा है, कोई केस अगर मुकदमा है, कोई मुकदमा काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है निचली कोर्ट में, अगर काफी टाइम से पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऊपरी न्यायालय के पास या उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो उस लंबित पड़े मुकदमे को हाई कोर्ट या फिर निचले न्यायालय से यानी जो भी होगा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई यह आदेश दे सकता है कि इस मुकदमे को वो सुप्रीम कोर्ट को हस्तांतरित कर दें, उसको ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो इसके तहत लंबित मुकदमे को निचले न्यायालय के द्वारा ऊपरी न्यायालय अपने पास हस्तांतरित करवा सकता है। फिर आपका अगला आता है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। देखिए अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है, देखिए इसमें बताया गया अधिकारी को असंवैधानिक तरीके से पद ग्रहण करने पर न्यायालय द्वारा जवाबदेही। देखिए अगर कोई भी सरकारी पद पे कोई बैठा अधिकारी है, चाहे वो किसी भी रैंक का है, चाहे वो 1 लाख जॉब का है, 20 लाख का है, किसी भी ग्रेड जॉब का, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई अधिकारी ने कोई पोस्ट गलत तरीके से ग्रहण की है, अगर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई वगैरह होती है तो उसको ये बाध्यता है कि वो न्यायालय के समक्ष जाकर के अपनी जवाब दे देगा, ठीक है। उस पद से संबंधित क्या उसने पद किस तरीके से ग्रहण किया था, ठीक है। तो ये थे आपके 5 प्रकार के डेट जो कि आपके संविधान, और ये था आपके 6 मौलिक अधिकार के तहत जिसमें कि 5 डेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखिए हमारे जितने भी मौलिक अधिकार थे वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार वैसे हमारे 35 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने 32 आपको पढ़ा दिया। तो आपको मैं बताऊंगा कि अगले पार्ट में आकर कि कुछ 33, 34, 35 जो भी हैं, हालांकि इतने इंपोर्टेंट नहीं है कि वो आखिरकार है क्या, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, तो इससे जो संबंधित जो भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी कुछ अगर थोड़े बहुत कुछ पॉइंट रह गए तो मैं आपको इसको अगली वीडियो में कवर अप करवा दूंगा। तब तक आई होप आपने इसका पिछले वीडियो और आप ये वीडियो भी काफी अच्छे तरीके देख लेंगे, जिससे कि आपको आगे का काफी अच्छे तरीके समझ में आए। तो दोस्तों आई होप आपको सब चीजें अच्छे तरीके समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।